हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, मिशन हाईकोर्ट एआरओ आज यहाँ पे लेटर राइटिंग का पार्ट 3 है दोस्तों। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा शासनादेश क्या होता है, कार्यालय आदेश क्या होता है, उसके बाद परिपत्र क्या होता है। आज हम देखेंगे पत्र का एक और प्रकार, जिसको बोलते हैं अनुस्मारक या स्मरण पत्र, यानी कि रिमाइंडर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अनुस्मारक या स्मरण पत्र एक प्रकार का रिमाइंडर लेटर होता है। ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन होती है वो दोस्तों साफ है। देखिए, पता चल रहा है नाम से ही, जब भेजे गए किसी पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं आता है तो उस पत्र की याद दिलाते हुए जो पत्र भेजा जाता है उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। जैसे कोई कार्यालय आदेश गया किसी डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली, उसका जो रिप्लाई देना था, जिसके लिए वो प्रेषित किया गया था संबंधित अधिकारी को, संबंधित कर्मचारी को, अगर उसने उसका जवाब नहीं दिया है तो जिस अधिकारी ने वो पत्र पहले प्रेषित किया था वो फिर से उसको एक रिमाइंडर भेजेगा। ठीक है, इसमें जो पत्र होगा उसका प्रारूप पहले पत्र जैसा ही रखा जाएगा, यानी कि उसने कार्यालय आदेश भेजा था या परिपत्र भेजा था तो सेम वही फॉर्मेट रहेगा इस रिमाइंडर में भी। ठीक है, इसमें कोई इसका अलग से मेथड नहीं है लिखने का। इस पत्र को स्थिति के अनुसार थोड़ा नरम या थोड़ा कड़ी भाषा में लिखा जा सकता है, यानी कि जो ये पत्र होगा रिमाइंडर दोस्तों, देखिए एक बार तो नरम भाषा कोई भी यूज करता है। मैंने कोई पत्र भेजा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को, उसने जवाब नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा उसको रिमाइंडर भेजूंगा, प्लीज़ आप भेजिए। अगर वो नहीं मानता है 2 से 3 बार तो फिर कहीं ना कहीं कड़ी भाषा का भी उपयोग होगा कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, आप मेरे को जवाब नहीं दे रहे, तो थोड़ा मैं कड़े शब्दों का यूज कर सकता हूँ अगले वाले लेटर में, रिमाइंडर में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, रिमाइंडर में स्थिति के अनुसार नरम शब्द भी हो सकते हैं और गर्म शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, अनुस्मारक का आकार सामान्य पत्रों की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है। तो बस इतना ही। तो यहाँ पे अनुस्मारक का मतलब क्या, रिमाइंडर, बस जो हमने आपको लेटर फॉरवर्ड किया था पहले, या जो भी बात हमने यहाँ से भेजी थी, आपने अभी तक ना उस पर रिप्लाई दिया है, ना आपने कोई संबंधित आंकड़े हमें मुहैया करवाए हैं। तो इस तरह के जितने भी हमारे जो ऊपर से डाउट रहेंगे उनका क्लियरेंस करना ही ये रिमाइंडर का काम है। ठीक है, दोबारा से उनको याद दिलाना, भैया तुमने लेटर का आंसर दिया ही नहीं। तो ये होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद जो अगला टाइप आता है दोस्तों, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, तो सेमी ऑफिशियल लेटर बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, डेमी हो गया, इसको सेमी कीजिएगा आप। ठीक है, सेमी ऑफिशियल लेटर। तो जैसा कि दोस्तों देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर में हम देख रहे हैं अभी जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, यानी कि जो कार्यालयी पत्र होते हैं। तो कार्यालयी पत्रों में भी दोस्तों कुछ ऐसे पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र। ठीक है, जो कि आपस में डिस्कस करते हैं। मैं एक कर्मचारी हूँ, मुझे अपने ही एक कर्मचारी से कुछ जानकारी चाहिए, तो आपस में ही मैं उसको क्या कर सकता हूँ, एक अनऑफिशियल लेटर भेज सकता हूँ, अनौपचारिक पत्र भेज सकता हूँ। इसी प्रकार के पत्रों को अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है, यानी कि सेमी ऑफिशियल लेटर। ठीक है, तो थोड़ा समझिए डेफिनेशन को। अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र भी एक प्रकार का सरकारी पत्र ही होता है। दोनों में अंतर केवल अनौपचारिकता औपचारिकता का है। अर्ध शासकीय पत्र अनौपचारिक होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अनऑफिशियल होता है ये। और जो शासकीय पत्र होता है दोस्तों वो ऑफिशियल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये पत्र किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं, या जब कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी से व्यक्तिगत स्तर पर कोई जानकारी चाहता है या किसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तो वह अर्धशासकीय पत्र को माध्यम बनाता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आप मान लीजिए आप कोई, हमारे जो खाद्य विभाग है उत्तराखंड का, वहाँ पे आप क्लर्क हैं। ठीक है, और आपको संबंधित जो दूसरे जिले का खाद्य विभाग है उस वहाँ के अधिकारी से कुछ जानकारी चाहिए। आप आंकड़े नहीं जुटा पा रहे हैं, और हालांकि आप अपने ऊपर के अधिकारी को भी नहीं बताना चाह रहे हैं, तो आप गोपनीय पत्र एक दूसरे को लिख सकते हैं ऐसे ही, जिसको हम सेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, यार ऐसा ऐसा है। ठीक है, कुछ बातें हैं, कुछ आंकड़े हैं जो आप देख सकते हैं, तो ऐसे टाइप से आप बातें हो सकती है उसमें। तो यानी कि सिंपली आपको समझना है, जो अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र है उसमें केवल अनौपचारिकता और औपचारिकता भर का ही फर्क है। ठीक है, देखिए अधिकारी ये चाहता है कि दूसरा अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर काम को जल्दी निपटा दे, इसके लिए भी कभी कभी वो इस तरह के लेटर भेजता है। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत रुचि का मतलब समझ रहे हैं, जो हम बोलते हैं यार भाईबंदी में मेरा काम निपटा दे यार। ठीक है, तो इस तरह का माहौल एक क्रिएट होता है इस लेटर के थ्रू। और जो कार्यालय जंजाल में फंसे हुए मामले हैं वो भी जल्दी इससे निपट जाते हैं, तो इसलिए यूज होता है। अभी हम इसका फॉर्मेट देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो सिंपली आपने देखिए बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है माइंड में कि जो अर्धशासकीय पत्र होता है क्या ये सरकारी पत्र होता है, तो जी हाँ, ये एक सरकारी पत्र ही है,
लेकिन ये अनौपचारिक सरकारी पत्र है, ना कि औपचारिक। अभी तक जितने हम पढ़ रहे थे वो औपचारिक थे, ठीक है, ये अनौपचारिक है, लेकिन है सरकारी पत्र ही। तो अब देखिए जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं वो कौन कौन सी परिस्थितियों में लिखे जाते हैं। देखिए जब कार्य संपन्न होने में विलंब हो रहा हो, ठीक है, बाय द वे मैं एई हूँ, मेरे नीचे डिपार्टमेंट में कोई काम चल रहा है, वहाँ पे जेई उस काम का निरीक्षण में है, तो ऊपर से मेरे को भी प्रेशर हो रहा है, तो मैं अपने जेई को लेटर लिखूंगा इस टाइप का, यार भाई टाइम काफ़ी लग गया काम में, जल्दी से अपना जो प्रोजेक्ट है इसकी मेजरमेंट करो आप, ठीक है, और उसके बाद हमें रिपोर्ट प्रेजेंट करो, मैं भी आगे भेजूंगा। तो कार्य संपन्न होने में जब विलंब होता है, एक गवर्नमेंट का भी तो एक टाइम पीरियड होता है ना, इतने माह में। आपने देखा होगा कोई भी टेंडर निकलता है तो उस टेंडर में जितनी भी उसकी मूल्य होता है टेंडर का, उसके साथ साथ टाइम पीरियड भी होता है कि इतने महीने के भीतर या इतने दिनों के भीतर आपको काम करके देना होगा, ठीक है, कार्य को शीघ्र संपन्न कराना हो। जब पत्र पाने वाला अधिकारी उस कार्य की ओर ध्यान न दे पाया हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक ग्राम विकास अधिकारी हैं, किसी गांव के लिए आपको कुछ स्पेशल एक लेटर आया था, आप इतने बिजी थे कि आप भूल गए उस लेटर को, ठीक है, तो फिर से आपको आपका ऊपर का जो अधिकारी है या साथ का जो अधिकारी है फिर से इस तरह का पत्र भेजकर रिमाइंड करवाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अर्थशास्त्र के पत्र लेखन का जो प्रारूप होगा, ड्राफ्ट कैसा होगा, देखिए यह व्यक्तिगत और अनौपचारिक पत्र है। इसे एक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से लिखता और भेजता है, इसमें डिपार्टमेंट का नाम नहीं आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह व्यक्तिगत और अनौपचारिक पत्र होता है। इसमें मैं अधिकारी हूँ, बाय द वे मैं अगर ग्राम विकास अधिकारी हूँ तो मैं अपने नाम से अगले ग्राम विकास अधिकारी को पत्र भेज रहा हूँ, तो वहाँ पे व्यक्तिगत नाम से भेजूंगा मैं पत्र, ना कि जहाँ पे वो है किसी ब्लॉक में है या कहीं पे है वो, तो उस जगह का मैं एड्रेस नहीं दूंगा, उस ऑफिस को मेंशन नहीं करूंगा, वहाँ पे उसका नाम दिया जाएगा। अर्थशास्त्रीय पत्र उत्तम पुरुष एक वचन मैं शैली में लिखा जाता है, यानी कि मैं से लिखते हैं इस पत्र को, ठीक है, तो उत्तम पुरुष में होता है ना एक वचन शैली में, ठीक है। अगला देखिए अर्थशास्त्रीय पत्र की भाषा आत्मीय और मैत्री भाव से युक्त होती है। तो देखिए भाई कोई काम करवाना है, अपना काम निकलवाना है, विलंब हो रहे काम की रिपोर्ट पहुंचानी है, तो अपने से जिसको भी मैं लेटर भेज रहा हूँ उससे मैं मैत्रीय भाषा में ही तो बात करूँगा, उससे मैं कोई ऐसी उखड़ी भाषा में तो बात करूँगा नहीं। अगर ऐसी भाषा में मैं अगर भाषा का लहजा मेरा थोड़ा भी खराब होगा तो वो क्यों करेगा मेरा काम, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है अर्थशास्त्र के जो पत्र होगा इसकी भाषा आत्मीय और मैत्री भाव से परिपूर्ण होती है। संबोधन में प्रिय श्री प्रिय श्रीयुत आदि का प्रयोग भी होता है, ठीक है। तो ये है, देखिए ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पद पता रहता है, तो बाईं ओर हमेशा क्या होगा, जो प्रेषक होगा उसका नाम भी होगा और पद भी होगा और पता भी होगा। नीचे पत्र भेजने वाला अधिकारी केवल हस्ताक्षर करता है, तो भेजने वाले के केवल इस पत्र में हस्ताक्षर रहते हैं, वो भी नीचे रहते हैं, पद नाम पता इस अनऑफिशियल लेटर में नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पत्र में अंत में नीचे दाएं और हस्ताक्षर के पूर्व स्वनिर्देश भी दिए जाते हैं, सद्भावी आपका भवनिष्ठ आदि लिख लिया जाता है। जैसे कि अभी बोला, जो इसकी भाषा है थोड़ा आत्मीय होनी चाहिए, मैत्री भाव से परिपूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो अप्लाइड बटर वाली बात हो गई यहाँ पे। तो भावदीय जैसे औपचारिक शब्द का प्रयोग तो नहीं होता इसमें, लेकिन सद्भावी भवनिष्ठ ऐसे शब्द इसमें यूज किए जाते हैं। अर्थशास्त्रीय पत्र सीधे संबंधित अधिकारी को ही दिए जाते हैं, यानी कि मैंने अगर देखिए रमेश सिंह वीपीडीओ है कोई और मैं गणेश सिंह हूँ, तो मैंने रमेश सिंह के लिए अगर लेटर लिखा है तो केवल रमेश सिंह को ही वो लेटर जाएगा, ठीक है, जहाँ पे भी वो है। और उस लेटर में मैं क्या लिखता हूँ, हमेशा गोपनीय लिखता हूँ, ताकि कोई तीसरा पर्सन उसको ओपन ना कर सके, हम दोनों के बीच की बात है, कोई तीसरा ना जान सके, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के पत्र सीधे संबंधित अधिकारी को ही दिए जाते हैं, अन्य डाक सामग्री की तरह कार्यालय में ही खोलकर अधिकारी के सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कॉन्फिडेंशियल होता है थोड़ा, और आवश्यक होता है तो गोपनीय भी। मैंने ज़्यादातर देखा है इसमें गोपनीय लिखा जाता है, क्योंकि देखिए बहुत से साथ वाले ऐसे हैं जिनके साथ बैठना होता है हमेशा, कभी कभी उनको ऐसे लेटर आए रहते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट है मेरे को, जो भी बुक कहीं पे दिखती है या कुछ ऐसे रीडिंग मैटर जहाँ पे भी दिखता है मैं शुरू कर देता हूँ पढ़ना, हालांकि अच्छा नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। तो गोपनीय उसमें बहुत बार लिखा होता है, ताकि गोपनीय से क्या होगा, अगला तीसरा पर्सन उसको खोलने से डरेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल लेटर है, तो हमेशा इसमें ऐसा देखने को मिलता है। पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम पद पता पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। तो जिसको पत्र मिलना है उसका नाम पद पता ये पत्र के अंत में नीचे होगा, और कहाँ पे होगा, बाईं ओर होगा, ध्यान रखेंगे। ये बायां होता है, ये दायां होता है, ठीक है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, पेज में भी ध्यान रखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे आप ऐसे ऐसे एग्जाम में, ठीक है। तो ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे अनऑफिशियल लेटर का, अर्ध सरकारी पत्र का। तो जैसा कि सबसे पहले देखिए प्रेषक का यहाँ पे हमने देख लिया, जी सुब्रमण्यम, ये सचिव हैं, मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली से लेटर यहाँ पे रिलीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली।
पत्रांक हमेशा आएगा। देखिए दोस्तों, पत्रांक मैंने बोला है, जितने भी गवर्नमेंट लेटर होंगे उसमें पत्रांक हमेशा देखने को मिलेगा आपको। दिनांक आएगी दाईं तरफ ऊपर, ठीक है। अब ये पत्र किसको भेजा जा रहा है? श्री मेहता जी को भेजा जा रहा है। तो मेहता जी को क्या बोला जा रहा है? कृपया इस विभाग के पत्रांक नंबर जो ये है, दिनांक इतना इतना को देखने का कष्ट करें। पत्र में मांगी गई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। साग्रह, देखिए ये शब्द आ गया ना, साग्रह, साग्रह, तो यहाँ पे थोड़ा मैत्री भाव का यहाँ पे प्रयोग किया गया, नरम लेटर है। साग्रह अनुरोध है कि नेहरू रोजगार योजना की क्रियान्विति के यथा तथ्य आंकड़े अपनी टिप्पणी सहित अविलंब भेजने का कष्ट करें, ठीक है। तो टिप्पणी सहित भेजें। तो शुभकामनाओं सहित, देखिए यहाँ पे लिखा है शुभकामनाओं सहित आपका, और यहाँ पे होगा देखिए हस्ताक्षर होंगे सीधे। मैंने बोला जो प्रेषक है, जो भेजने वाला अधिकारी है, मैंने आपको बता दिया। नीचे क्या होगा? केवल उसके हस्ताक्षर होंगे, उसका पद, नाम, पता आदि उल्लेख नहीं होगा, ठीक है। और किसको भेजा जा रहा है उसका उल्लेख बाईं तरफ होगा पत्र में नीचे। तो किसको भेजा जा रहा था? ये श्री रमेश मेहता, मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार देहरादून, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों अर्ध शासकीय पत्र, ठीक है। तो पूरी जो PDF है, देखिए यहाँ पे हमारा ग्रुप बना हुआ है ARO हाईकोर्ट का, तो वहाँ पे PDF शेयर करता हूँ मैं। तो आप लोग जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो और इसके साथ साथ प्रैक्टिस खूब करें इनको लिखने की, तब जाके याद होंगे। अगला जो प्रकार है दोस्तों, अधिसूचना, ठीक है, नोटिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं गैजेट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्पेशली हमको जो नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें गैजेट बोलते हैं इसको, लेकिन ये अधिसूचना होती है वैसे नोटिफिकेशन। सरकार का जो राजपत्र आता है गजट दोस्तों, इसमें जो प्रकाशित होने वाली सूचनाएं होती है वो कहलाती हैं अधिसूचना, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भारत सरकार का राजपत्र, उससे आपको समझ में आएगा। अधिसूचना का क्षेत्र बहुत व्यापक है। व्यापक है का मतलब बहुत बड़ा है, उसमें तरह तरह के वहाँ पे क्या होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति क्या होता है? किसी संबंधित डिपार्टमेंट में फिर से उसको नियुक्ति दे देना किसी अधिकारी को, ठीक है। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद भी दोबारा ज्वाइनिंग लेते हैं, देखा होगा ना आपने। अगर संबंधित विभाग में कमी है IAS ऑफिसर की, ऐसा वैसा, या सचिव की, तो पुराने लोग फिर से ज्वाइन लेते हैं। तो प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, ट्रांसफर, अधिनियमों में संशोधन, ठीक है, जो भी हमारे अधिनियम है, एक्ट है, इनमें जो संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, तो ऐसे तरह की बहुत सी सूचनाएं गैजेट में आती हैं, ठीक है। आप जैसे आप पर्सनल भी इसको गैजेट में भी अपना पर्सनल जैसे नोटिफिकेशन दे सकते हैं, उसके लिए बहुत से क्राइटेरिया होते हैं। जैसे आपको नेम चेंज करवाना है, तो नेम चेंज करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपको भविष्य में अपना नाम हमेशा के लिए चेंज करना है, तो आप सबसे पहले गैजेट में इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ करवाएंगे। गवर्नमेंट को भेजते हैं पूरे दस्तावेज, साथ में फीस भी भेजनी पड़ती है ड्राफ्ट लगा के, तब जाके आपका जो हमारा नोटिफिकेशन है वो अगला जो गैजेट आता है गवर्नमेंट का, ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है, उसमें हमको देखने को मिलता है। तो तरह तरह की सूचनाएं होती हैं गैजेट में। कुल मिला के हम बोल सकते हैं गैजेट जो है, एक हिसाब से जैसे आपने अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी ना, न्यूज़पेपर में, वैसे ही गवर्नमेंट की एक तरफ से बोल सकते हैं ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट खुद इसको रिलीज कर रहा है, समझिए, तो इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। आई होप समझ पाए होंगे आप। देखिए, सरकार की ओर से अधिसूचना जो होती है जनसाधारण, सरकारी कार्यालयों, संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों की जानकारी के लिए भी जारी होती है, ऊपर भी जारी होती है। अधिसूचना में यह बताना बहुत ही आवश्यक होता है कि उसे गजट के किस भाग में प्रकाशित किया जाना है। भाग के साथ अनुभाग का भी उल्लेख आवश्यक है। देखिए, अभी गजट दिखाऊंगा मैं आपको, तब समझ में आएगा। गजट में अलग अलग भाग होते हैं, फिर अनुभाग होते हैं। किसी में कोई केस छपा होता है, किसी में नियुक्ति संबंधी होता है, किसी में कोई नाम चेंजिंग संबंधी होता है, किसी में कोई और विवाद संबंधी होता है, किसी में अधिनियम संबंधी होता है, ठीक है। तो अलग अलग अनुभागों में होते हैं। अधिसूचना में देखिए कोई भी महोदय जैसा शब्द संबोधन नहीं होता दोस्तों, ठीक है, कोई भी महोदय वगैरह इसमें यूज नहीं होता। अधिसूचना हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अंत में बहुधीय आपका आदि स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं होता। तो ये है नोटिफिकेशन का पूरा प्रारूप, ठीक है। और गजट में जो प्रकाशित होता है उसी को नोटिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल है, देखिए। तो भारत के राजपत्र भाग 2 अनुभाग 4 में प्रकाशनार्थ ऐसे ही होगा, सेम गजट में लिखा हुआ, भारत सरकार कृषि मंत्रालय नई दिल्ली। दाईं तरफ इसमें ऊपर क्या होगा, दिनांक होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पत्रांक अभी नीचे होगा, पत्रांक नहीं होगा, इसमें गैजेट संख्या होगा, सूचना नंबर होगा, ठीक है, अभी देखेंगे। तो इस गैजेट में क्या बोला जा रहा है, क्या नया नोटिफिकेशन में, कि श्री रामनिवास उपाध्याय IAS, जो वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में कार्यरत हैं, दिनांक 30 इतने इतने से कृषि मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, प्रतिनियुक्ति, नियुक्ति आदि में भी गैजेट रिलीज किए जाते हैं, नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं गैजेट के अंतर्गत। तो यहाँ पे रामनिवास उपाध्याय जी जो कि IAS हैं वर्तमान में उत्तराखंड के, उनका प्रमोशन हो गया, प्रतिनियुक्ति हो गई है, और उनको कृषि मंत्रालय जो मुख्य हमारा केंद्र का कृषि मंत्रालय है वहाँ पे अवर सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया है। यहाँ पे हस्ताक्षर सचिव के, ठीक है। और उसके बाद देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अधिसूचना में ध्यान रखेंगे, अधिसूचना नोटिफिकेशन में क्या हुआ है दोस्तों,
पत्रांक संख्या यहाँ पे नहीं है। देखिए पत्रांक संख्या और पत्रों की तरह यहाँ पे नहीं है, पत्रांक संख्या नीचे है, या अधिसूचना संख्या बोलेंगे इसको हम, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर होगा ना, तो नोटिफिकेशन नंबर इतना इतना आपने डाल देना है, ठीक है। और एक यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, देखिए उपयुक्त तो अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है, तो यहाँ पे आपने सूचनार्थ प्रेषित भी दिखाना है। कृषि मंत्रालय को तो जाएगी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे अवर वो अधिकारी बन रहे हैं, सचिव बन रहे हैं। कोषाधिकारी नई दिल्ली, ठीक है, केंद्र सरकार का कोषाधिकार, जहाँ भी देखिए उत्तराखंड संबंधित होता है तो कोषाधिकारी उत्तराखंड सरकार होता है यहाँ पे, ठीक है। मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार को भी पता चलना चाहिए कि हमारे एक आईएएस अब हमारे स्टेट से जा चुके हैं और वो अवर सचिव बन चुके हैं सेंट्रल में। श्री राजनिवास जी को जाएगा ये स्पेशली, ठीक है, एक प्रतिलिपि इसकी, आईएएस है जो कि उत्तराखंड सरकार में, और एक कॉपी जाएगी प्रबंधक मुद्रणालय नई दिल्ली को, ठीक है। तो देखिए इतने लोगों को कॉपी जाती है, तो आपको ये चीज़ें समझनी है दोस्तों कि क्यों जा रही है। देखिए एक तो हमारे आईएएस को जा रही है जिनको हमने सीधे सचिव बना दिया और सचिव, और हमारे कृषि मंत्रालय को जाएगी जहाँ पे उनकी पोस्टिंग होनी है, साथ ही कोषाधिकारी को जाएगी जहाँ से उनके सैलरी भत्ते वगैरह बनेंगे। मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार को भी ये जानकारी होनी जरूरी है कि उनके किसी आईएएस को केंद्र सरकार ने अपॉइंटेड कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए पत्र लिखने में खुद ही समझ में, ठीक है। तो ये है दोस्तों पूरा फॉर्मेट नोटिफिकेशन का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए गैजेट कैसा होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा आपके सामने गैजेट, ठीक है, भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया। और इसी गैजेट में जो सूचनाएं छपती हैं, देखिए स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना गैजेट आता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो कि मैं आपके सामने लाया हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें जो भी सूचनाएं छपती हैं इन्हीं को अधिसूचना या नोटिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप इसको सभी चीज़ें मिलेंगी आपको, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है उसके हिसाब से भी यहाँ पे डेट दी गई है, देखिए दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें भाग 4 अनुभाग का बात होती है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ना। देखिए भाग 4 गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं, सबसे पहले ये पोर्शन इसमें छपा हुआ है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इसमें नोटिफिकेशन दिए गए हैं, ठीक है, जो अधिसूचनाएं हैं अलग अलग, किसी का अलग मैटर होगा, किसी का अलग मैटर होगा, ठीक है। ऐसे गवर्नमेंट की जो मुख्य सूचनाएं होती हैं वो नियुक्ति के लिए होती हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए होती हैं, ट्रांसफर के लिए होती है, नई स्कीम्स के लिए होती हैं, योजनाओं के लिए होती है, बजट के लिए होती है, बजट इंक्रीमेंट के लिए होती है। तो बहुत सारे फील्ड होते हैं, और ये बहुत बड़ा गैजेट होता है, ये वीकली पब्लिश होता है 7-7 दिनों के अंतराल में, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों गैजेट, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज लेटर राइटिंग में हमने देखा अधिसूचना तक। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वहाँ पे हम देखेंगे कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑफिस मेमोरेंडम, और इसके साथ साथ अन्य जो महत्वपूर्ण पत्र के प्रकार हैं, ज्ञापन हो गया, अशासनिक पत्र हो गया, नॉन ऑफिशियल लेटर, तो सभी कवर करते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। इसके साथ साथ अभी एक अपडेट देना है, अगर आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, हिंदी में ऐसे राइटिंग, तो उसके लिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और संबंधित जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए एक अलग अलग से ग्रुप बनाया जाएगा। और लेकिन उसमें थोड़ा बहुत आपको शुल्क देना पड़ेगा, क्योंकि जो ऐसे राइटिंग है दोस्तों बहुत मेहनत का काम है और बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट डालना पड़ता है, तब जाके काम होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितना आप लिखेंगे, जितना आप समझेंगे इन लेटर्स को, तब जाके आप वहाँ पर अच्छे से कर पाएंगे। रटने से कुछ नहीं होगा, समझ बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लोक सेवा आयोग का या संघ लोक सेवा आयोग का, तो मेंस एग्ज़ाम के लिए आपकी समझ ज़्यादा ज़रूरी है आपके किताबें रटने से, ठीक है, तो आप सफल हो जाएंगे जल्दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।